everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 15 of 30 days 30 session series जहाँ पर हम लोग इग्नू questions को solve कर रहे हैं. Those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. Now, ये जो टेलीग्राम सामने आपको मेंशन दिख रहा है मी सोशोलॉजी, इसको ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि पीडीएफ आपको इसका यहीं पर मिलेगा. ठीक है, आज हम लोगों का 15th सेशन है. दैट मीन्स आज हम लोगों ने 50% इस सीरीज़ का कंप्लीट कर लिया है. अभी 15 सेशंस और बचे हैं और फिर हमारे 30 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे. सो अभी तक मेरे साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए थैंक यू वेरी मच. जो लोग इस सीरीज़ को रेगुलरली देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को इससे हेल्प हो रही हो अपने प्रिपरेशन में. ऑल्सो कल गेट का एग्ज़ाम है, तो जो लोग गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट. एग्ज़ाम अच्छे से देना एंड उसमें MCQ और MSQ क्वेश्चंस जो हैं उनको बहुत ध्यान से करना. जो 2 नंबर वाले MCQ होते हैं जिसमें आपको सही करने पे 2 मार्क्स मिलते हैं और निगेटिव मार्किंग कम होती है, वो ज़रूर से करना. और MSQ तो सारे ही अटेम्प्ट करना क्योंकि उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ओके, तो अच्छे से एग्ज़ाम को करना और कोशिश करना कि वहाँ पर गेस वर्क ज़्यादा मत करो. जो क्वेश्चंस आते हैं वही करके आना. अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आंसर क्या है तो उसको छोड़ देना. क्यों? क्योंकि गेट की जो कट ऑफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती है क्योंकि क्वेश्चंस कम आते हैं. उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लगे जिसमें तुम्हें लगे कि नहीं कुछ हो पा रहा है तो प्लीज़ उसको छोड़ देना. होता क्या है कि बच्चे ज़्यादा कर देते हैं और निगेटिव मार्किंग हो जाती है, उस चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है. तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना, ये मेरी टिप है. और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अभी कुछ नया मत पढ़ना. जितना पढ़ लिया है वो अच्छा है. ज़्यादा कुछ करना है तो MCQ देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, PDF से देख लो. बट आई वुड रियली सजेस्ट कि कुछ भी नया मत पढ़ना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, कुछ नया पढ़ोगे तो एकदम से ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है क्योंकि हमने कुछ नया पढ़ लिया जो कि एनीवे एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है. ठीक है, सो कुछ भी नया मत पढ़ना. जितना पढ़ लिया है उसमें कॉन्फिडेंट रहो और अच्छे से एग्ज़ाम को देना. वापस आके मुझे ग्रुप में ज़रूर बताना कि गेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे. ओके, और जब पेपर आएगा तब तो मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज भी हम लोग, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे कुछ और भी वर्क करना है. तो अभी मैं 20 क्वेश्चंस को इंक्रीज़ नहीं कर पा रही हूँ, बट मोस्ट प्रॉबली 1 मार्च से जो भी सेशंस हम लोग करेंगे उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी. ठीक है, क्योंकि अभी ना इधर फेब के एंड तक मेरा थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है, बट 1 मार्च से सब कुछ ईजी हो जाएगा क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है. ठीक है, सो 1 से 13 आई प्रॉमिस कि मैं एवरी डे कोई ना कोई क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, स्पेशली फॉर CUET PG स्टूडेंट्स. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. यू गाइस नो द रूल्स. आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए. एंड ऑल्सो मार्क्स से ज़्यादा फोकस इस पे करो कि कुछ नया सीखने को इस सीरीज़ के थ्रू तुम्हें मिले. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. हु फाउंडेड दी आर्य समाज? आर्य समाज किसने फाउंड किया था? आज के क्लास में मैंने बहुत सारे GK ओरिएंटेड और इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए मैंने ये ऐड किए हैं. ठीक है, और सब मैंने इग्नू से ही बनाए हैं, सो इग्नू का ही मटीरियल है. राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आर्य समाज के फाउंडर कौन है? द करेक्ट आंसर इज C. जिन्होंने C आंसर दिया है, वेरी गुड. वी ऑल नो आर्य समाज इज अबाउट रिटर्निंग टू द प्योरिटी ऑफ वेदास. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. ये फोकस करता है इस पे कि हमें वेदास पे वापस जाना चाहिए, राइट. वेदास का जो नॉलेज है उसको फिर से अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ पे, राइट. रिटर्निंग टू द प्योरिटी ऑफ वेदास. ओके, एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लेना अपने एंड से सो दैट आपको पता हो आर्य समाज किस बारे में है. और दयानंद सरस्वती ने इसको फाउंड किया था, ये एग्जाम में आता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर मी इन द चैट. Which British scholar is known for his writings on the legal and social structure of the Indian village community? Herbert Spencer, Henry Maine, Louis Dumont या फिर E.P. Thompson? कौन से ऐसे ब्रिटिश स्कॉलर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इंडियन विलेज कम्युनिटी पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल एंड सोशल स्ट्रक्चर?
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। अगर यहाँ पर आपसे विलेज कम्युनिटी की जगह कास्ट पूछा गया होता तो आंसर हो जाता लुई दूमो, क्योंकि कास्ट के बारे में लुई दूमो ने बहुत ज़्यादा काम किया है, राइट। हेनरी मेन ने विलेज कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। प्लीज़ रिमेंबर, इनकी 2 बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती ही आती है। पहली बुक का नाम है एंशियंट लॉ। प्लीज़ इसको कहीं पे नोट कर लेना, और इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1861। ओके। एंड इसके अलावा एक और बुक है जहाँ पर ये विलेज कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। उस बुक का नाम है विलेज कम्युनिटीज़ इन ईस्ट एंड वेस्ट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये आई थी 1871 में। ठीक है, प्लीज़ याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर बी है, दैट इज हेनरी मेन। Now, question number 3. In environmental determinism, which factor is considered the primary force shaping historical and social event? Economic policies, cultural traditions, ecological conditions या फिर political institution? जब हम environmental determinism की बात करते हैं तो उसमें सबसे important factor क्या होता है? In the very easy terms if we say कि ये चीज़ ही डिटरमाइन करती है हमारे सारे फ्लो ऑफ इवेंट को। द करेक्ट आंसर इज सी। हमेशा याद रखना, एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस, जब हम लोग इन्वायरमेंट कभी पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इकोलॉजी डिटरमाइंस इंटायर फ्लो ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या है कि इकोलॉजी ही सब कुछ डिफाइन करता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है? देखो, जब हम लोग डिटर्मिनिज्म वर्ड लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब ही होता है कि कौन सी चीज़ क्या डिटरमाइन कर रही है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब कि जो भी हो रहा है सोसाइटी में वो इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म होगा तो जो भी हो रहा है वो टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करेगी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? ऐसे ही कार्ल मार्क्स बात करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की, जहां पर वो कहते हैं सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है वो किस पे बेस्ड है? इकोनॉमी पे। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना कि डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है। अब इन्वायरमेंट में हम लोग बात किसकी करते हैं? इकोलॉजी की। ठीक है, सो इकोलॉजी कंडीशंस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, जिन्होंने सही आंसर दिया है वेरी गुड। Now, question number 4 is very uncommon question. Which among the following was not associated with the founding of Parsi Religious Reform Association? इनमें से कौन है जो पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का पार्ट नहीं है? सो ऑप्शंस है फुरुंजी नौरोजी, एस बंगाली, के कामा या फिर दादा भाई नारोजी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा ना। पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार सोशोलॉजी में माइनॉरिटीज़ का टॉपिक होता है, और माइनॉरिटीज़ में हम लोग पारसीज को भी पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके ना, यहाँ पर क्या है ये पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, मैं आपको वो भी बताती हूँ। इट इज़ अ मूवमेंट, ये एक तरह का मूवमेंट है जिसमें हम लोग रिफॉर्मेशन और कोडिफिकेशन की बात करते हैं पारसी पर्सनल लॉज को, जैसे कि मैरिज हो गया या डाइवोर्स हो गया। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पर शायद नोट्स भी ऐड किए हैं, ये देखो, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम इग्नू, मैंने वहीं से कट आउट ये निकाला है। 1865 में अ पारसी लॉ रिफॉर्म एसोसिएशन एंड लेटर इन 1961 अ गवर्नमेंट कमीशन वर्कड ऑन ड्राफ्टिंग अ बिल विच गेव पारसी कम्युनिटी अ रिटन लॉ ऑफ देयर ओन। एक अलग से लॉ बना इस पारसी लॉ रिफॉर्म एसोसिएशन की वजह से। ठीक है, सो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1865 इसका नाम था, और पारसी सक्सेशन एक्ट 1865 दूसरा एक्ट था। ठीक है, सो ये 2 एक्ट बने थे इसकी वजह से, प्लीज रिमेंबर दैट एज वेल। क्वेश्चन माइट कम बट बहुत मुश्किल है, बट माइनॉरिटीज के टॉपिक में आ सकता है इसलिए मैंने ऐड किया है। ओके, सो याद रखना। Now, question number 5. What was the core religious belief preached by Zoroastrianism? Zoroastrianism में हम लोग किस तरह के religious belief को देखते हैं?
पॉलीथिज्म, एथिज्म, मोनोथिज्म, एनिमिज्म। नाउ गाइस यू हैव टू रिमेंबर कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको एक कोई रिलीजन दे देंगे और आपसे कहेंगे कि ये कौन सा बिलीफ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म एनी वे इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में भी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। ज़ोरास्ट्रियनिज्म में मोनोथिज्म फॉलो होता है, प्लीज रिमेंबर। ऑल्सो ज़ोरास्ट्रियनिज्म के जो फाउंडर हैं उनको हम लोग कहते हैं ज़ोरास्टर। ज़ोरास्टर, आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट इनकरेक्टली। अगर मैं गलत तरह से पढ़ रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, ओके। सो ये इसके फाउंडर थे। एंड एक चीज़ और याद रखना दैट दे वर अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। Question number 6. According to Parth Chatterjee, which institution play a vital role in preserving national culture? इसमें से कौन सा है जो हमारे national culture को preserve करता है according to Parth Chatterjee? Now Parth Chatterjee के बारे में you all know he is a famous political scientist. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है nationalism पे और इन्होंने एंडरसन का जो imagined community topic है या थ्योरी है यू कैन से, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना इनके बारे में ना। इन्होंने कहा था कि फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है, तो प्लीज रिमेंबर, ओके। और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं वो भी ऐड कर लो कि इन्होंने इमेजिन्ड कम्युनिटी का जो टॉपिक है बाय एंडरसन उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। एंड नेशनलिज्म पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। देखो मैंने यहाँ पर इनकी बुक्स भी ऐड कर दी हैं क्योंकि कभी कभी अनकॉमन बुक्स आ जाती हैं एग्जाम में, स्पेशली फॉर गेट एंड नेट। तो एक बार इनकी बुक ज़रूर से देख लेना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इनकी है दैट इज़ द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स। इसके अलावा अ पॉसिबल इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नड, ये कुछ बुक्स हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग की दोनों भी देख लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स को रीड करो और मुझे आंसर बताओ। Domestic is anything concerning family or household material or non-material. Family labor is the labor in which members of a particular family are not involved. What will be the correct answer? Read the question very carefully. द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड, और जिन्होंने बाकी ऑप्शन दिए हैं देखो कहाँ गलती हुई। स्टेटमेंट 1 है कि डोमेस्टिक इज एनीथिंग कंसर्निंग फैमिली और हाउस होल्ड मटीरियल और नॉन मटीरियल। बिल्कुल सही है ये। डोमेस्टिक में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। घरेलू चीज़ें जो हैं, देखो यहाँ पर घरेलू लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह सब कुछ जो परिवार में या घरेलू भौतिक या गैर भौतिक से संबंधित हो, तो ये सब आता है घरेलू में, ठीक है। फैमिली लेबर में लिखा है कि फैमिली के लोग शामिल नहीं होते हैं, राइट। फैमिली आर नॉट इन्वॉल्व, तो ये गलत हो जाएगा। फैमिली लेबर में फैमिली तो होगी ही, राइट। सो बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ओके। Now, question number 8. Ranajit Guha's critique of Indian nationalist historiography primarily led to the emergence of what? Ranajit Guha ने कुछ थ्योरी हमें दी है किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको खाली इतना पता है ना कि रणजीत गुहा ने किस चीज़ पे काम किया है, तो भी आप इसका आंसर सही दे दोगे। हिस्टोरियोग्राफी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। इन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी या फिर सबल्टन स्टडीज, ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। द करेक्ट आंसर इज बी। जिनको पता है कि रणजीत गुहा को हम लोग सबल्टन स्टडीज़ में पढ़ते हैं वो सही आंसर देंगे, राइट। सो रणजीत गुहा क्या कहते हैं कि हम जब भी सबल्टन स्टडीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर एलीट के पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं। बट ये कहते हैं दैट वी नीड टू री राइट द हिस्ट्री ऑफ पीपल, ओके। ही सेज दैट वी नीड टू री राइट द हिस्ट्री ओके, इसी को ये कहते हैं स्टीरियोग्राफी, ठीक है। फ्रॉम बिलो, हमें सबल्टन को सबल्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो
नो एलीट लेड नैरेटिव। ऐसा ना हो कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें एलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, राइट। अच्छा, इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है इससे रिलेटेड, और उस बुक का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी colonial India. Okay, and this book came in 1982. Please remember. अच्छा, रणजीत गुहा के बारे में सर्च करोगे ना तो थोड़ी और भी बुक्स इनकी देख लेना, ओके, बिकॉज कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो बेटर है कि सारी बुक्स देख लो, स्पेशली नेट और गेट वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। Now, question number 9. What is साध संगत in Sikhism? साध संगत का मतलब क्या होता है सिखिज्म में? मेरे जितने भी सिख स्टूडेंट हैं, आई होप आप लोग इसका आंसर दे लोगे, बट बाकी के स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शंस देखो। अ काउंसिल ऑफ प्रीस्ट्स हु कंट्रोल रिलीजियस डिसीजन, a secret group advising the guru on military matters, a special ritual performed at the Golden Temple, a gathering of Sikhs believed to be spiritually sacred. What will be the correct answer? The correct answer is D. Please remember guys, ऐसे questions आते हैं एग्जाम में अनकॉमन जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन, और रिलीजन आपके सिलेबस में होता है हमेशा, तो रिलीजन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जीके से इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। यानी जीके आपका आएगा बट रिलीजन से। सिखिज्म में साथ संगत क्या होता है, प्लीज रिमेंबर, एक तरह की गैदरिंग होती है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इस पर ऐड भी किया है। हाँ, look at this. Sat Sangat refers to the holy congregation of Sikh, where the community gather to engage in prayer, religious discussion, decision making. In Sikhism, it is believed that presence of Sat Sangat is equivalent to presence of God. तो सब लोग मिलते हैं यहाँ पर and pray करते हैं, religious discussion करते हैं. Please remember, okay? It is a very important, you can say, gathering in Sikhism, okay? Now, question number 10. What is the primary aim of Seed Satyagraha movement in India? Seed Satyagraha movement इंडिया में जो हुआ उसका क्या प्राइमरी एम था? टू प्रमोट जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, या फिर टू चैलेंज थ्रेट्स पोस्ड बाय आईपीआर, ट्रिप्स एंड एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर इंडिजिनियस सीड्स, टू इनकरेज लार्ज स्केल कॉर्पोरेट फार्मिंग, या फिर टू रिप्लेस ट्रेडिशनल फार्मिंग विद मॉडर्न एग्री बिजनेस? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। नाउ प्लीज रिमेंबर गाइस कि सीड सत्याग्रह इज इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी जी का जो सत्याग्रह हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट, उससे ही इंस्पायर्ड है ये। उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स यूज किए थे सत्याग्रह में, जैसे कि स्वराज हो गया, देन सत्याग्रह है, राइट। तो सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंस एंड स्वराज मतलब सेल्फ रूल, तो उसी से इंस्पायर होकर ये सीड सत्याग्रह मूवमेंट आया था। द करेक्ट आंसर इज बी, टू चैलेंज थ्रेट्स पोज्ड बाय आईपीआर, ट्रिप्स एंड एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर इंडिजिनियस सीड्स। यानी कि इंडिजिनियस सीड्स के प्रोटेक्शन में था ये सीड सत्याग्रह, प्लीज रिमेंबर, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इग्नू नोट्स में था, दैट इज वाई आई एडेड, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है तो रीड कर सकते हो सर्च करके, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Medha Patkar is primarily known for leading which movement? Medha Patkar is very important thinker for net and gate students, क्योंकि इन्वायरमेंट के सेक्शन में ये थिंकर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। अच्छा, जो लोग सोशल वर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सिलेबस में तो इनका नाम ही मेंशन है, तो उनके लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं बहुत जल्द मेधा पटकर पे एक वीडियो बनाऊंगी, अभी सोशल मूवमेंट का एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ मैं, जिसमें 2 वीडियोस कर रखे हैं हम लोगों ने ऑलरेडी, सोशल मूवमेंट का मीनिंग एंड सोशल मूवमेंट के फीचर्स। उसी में मैं बाकी के सारे सोशल मूवमेंट्स भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाऊंगी सो दैट आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, ओके। सो वहाँ पर हम लोग सारे ही सोशल मूवमेंट्स और मेधा पटकर इनको सबको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मेधा पटकर किससे एसोसिएटेड हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट, या फिर जल सत्याग्रह। अच्छा, एक चीज़ और करना, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, प्लीज रिमेंबर, मेधा पटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड है, ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कोर बिलीफ ऑफ फेटलिज्म? फेटलिज्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, फेटलिज्म को हम लोग रिलीजन के टॉपिक में पढ़ते हैं। ऑप्शंस देखो, ह्यूमन एक्शंस शेप द फ्यूचर, ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, लक डिटरमाइंड सक्सेस इन लाइफ, या फिर फ्री विल कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सो सोशियोलॉजी में फेटलिज्म किस बारे में हो सकता है? प्लीज आंसर। हिंदी में भी पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाग्यवाद का मूल विश्वास क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड, इसका आंसर होगा बी। फेटलिज्म में हम लोग एक सेंटेंस भी पढ़ते हैं, दैट इज डेस्टिनी इज फिक्स्ड एंड नथिंग कैन अल्टर इट। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आपने देखा होगा रिलीजन वगैरह में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, दैट डेस्टिनी इज फिक्स्ड, है ना। पहले से प्री डिटरमाइंड है। वेबर के टॉपिक में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है, प्री डेस्टिनेशन का टॉपिक, कि पहले से ही डिफाइंड है कि आपको क्या करना है, क्या जाना है। देयर इज डेस्टिनी ऑफ एवरीथिंग, है ना। जैसे अगर आपका एडमिशन हो जाता है जेएनयू में, तो यू विल से कि मेरी तो किस्मत थी, डेस्टिनी थी कि मुझे यहाँ पे आना था, राइट। सो डेस्टिनी इज फिक्स्ड एंड नथिंग कैन अल्टर इट। ये हम लोग अपने डेली लैंग्वेज में भी बहुत यूज़ करते हैं, राइट। कि ये तो होना ही था, अगर चोट लग गई तो ये तो होना ही था, अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये तो किस्मत में था मेरी, है ना, कि आज के दिन ही ये होना था। सो यू ऑल नो ऑल दीज थिंग्स। सो फेटलिज्म का मीनिंग याद रखना, ठीक है। Now, question number 13. In sociological theory, Verstehen refers to what? A positivist method for statistical analysis, a structural functional approach to society, a deterministic view of social action, या फिर a technique for empathetically understanding human behavior. Verstehen से हम लोग क्या समझते हैं? We all know Verstehen is a very important topic for Max Weber. जब भी हम मैक्स वेबर पढ़ेंगे तो हम वर्स्टीहिन के बिना तो मैक्स वेबर को नहीं पढ़ सकते, राइट। सो क्या होगा इसमें से? टेल मी दी आंसर। समाज शास्त्रीय सिद्धांत में वर्स्टेन का तात्पर्य है। ओके, सो हिंदी में भी रीड कर लो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। The correct answer is D. Please remember guys, in Verstehen topic, empathy is a very important keyword. Why? Because Verstehen एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग चीज़ों की इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है। इन डेप्थ स्टडी मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, अगर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो और मैंने दूर से देखा कि एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, तो मुझे सिर्फ उतने कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझना है, मुझे वहाँ पर जाके इन डेप्थ समझना होगा कि किसने क्यों थप्पड़ मारा, क्या रीज़न था, है ना, क्या बैकग्राउंड है। तो ओवरऑल एकदम इन डेप्थ स्टडी जब हम करते हैं, दैट इज वर्स्टेहन। और ये एक सब्जेक्टिव टेक्निक है, दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज एम्पैथी, यानी आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। एम्पैथी कब होती है? व्हेन यू हैव टू वॉक इन समबडी एल्सेस शूज, यानी अगर किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है ना, आपको उसको समझना है, तो आपको बिल्कुल उसको यू कैन से उसकी जगह पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसकी जगह पे अपने को रख के तब समझना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन वर्स्टेहन, एंड इसीलिए इसमें एम्पैथी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो प्लीज याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इजी क्वेश्चन। हु कॉइंड द टर्म एथनोमेथोडोलॉजी? एथनोमेथोडोलॉजी किसका है? सबको ये सही आंसर देना है। एरविंग गॉफमैन, हेरोल्ड गारफिंकल, एंथोनी गिडन्स, या फिर एल्फ्रेड शुट्स। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड, यू ऑल नो एथनोमेथोडोलॉजी किसका है। कोई मुझे ये भी बताओ कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या होता है, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद एथनोमेथोडोलॉजी। ओके, सो कमेंट में बताना मुझे, सो दैट आई कैन पिन दैट कमेंट इफ द इंफॉर्मेशन विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दो स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। Benedict Anderson's idea on nation and nationalism are one of the most accepted theory in the discourse of nation and nationalism. His book Imagined Nation opened up new ideas to understand nation and nationalism. What will be the correct answer? I hope आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे होंगे चैट में। The correct answer is C. जिन्होंने ए आंसर दिया होगा, देखो इस क्वेश्चन को समझो, अब देखो इस स्टेटमेंट को समझो। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बेनेडिक्ट एंडरसन टॉक्स अबाउट नेशन नेशनलिज्म, और उनके उस टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। बट इनकी बुक का नाम इमेजिन्ड नेशन नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था पार्थ चैटर्जी वाले क्वेश्चन में। इनकी बुक का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज।
ओके ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में गाइस, तो गलत मत करना। ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर नेशनलिज्म टॉपिक। सो 1991 में आई थी, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट नाम बस गलत था। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1952? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, किसकी है ये? लेवी स्ट्रॉस, इरावती कार्वे, पार्थ चटर्जी या फिर जीएस घूरे? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इनकी बुक जरूर से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, यकोबा इज अ टर्म यूज टू रिफर टू व्हाट? यकोबा जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? नाउ दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम की टर्म्स ऑफ इग्नू, सो इसीलिए मैंने ऐड करा है, बिकॉज इट सीम कि क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे अनकॉमन क्वेश्चन आते हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, देखो, अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट इन केरला, अ पर्टिकुलर क्रिश्चियन सेक्ट एमंग केरला क्रिश्चियंस, अ बुद्धिस्ट सेक्ट इन श्रीलंका, या फिर अ मुस्लिम कम्युनिटी इन साउथ इंडिया? What will be the correct answer? The correct answer is B. That is, Yakoba is a famous particular Christian sect. ठीक है, केरला में क्रिश्चियंस हैं जो, उनका एक क्रिश्चियन सेक्ट है जिसको हम लोग यकोबा के नाम से जानते हैं, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 18, हु स्टडीड द दलित मूवमेंट आफ्टर अंबेडकर? दलित मूवमेंट पे इसमें से किसने बहुत ज्यादा काम किया है अंबेडकर के बाद? घनश्याम शाह, गे लॉम्बिट, एम.एन. श्रीनिवास या फिर योगेंद्र सिंह? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। गे लॉम्बिट अभी कुछ रीसेंट ईयर्स में ही इनका डेथ हुआ है, एंड इनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनकी बुक ज़रूर से देख लेना, स्पेशली आपके सिलेबस में दलित का टॉपिक है अगर, तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनकी बुक्स। कास्ट के ऊपर देखो बुक इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल रिवॉल्ट इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार प्लीज़ ये सारी बुक्स देख लेना। ओके, कोई एग्जाम में आती है तो गलत मत करना। देखो, जेंडर टेक्नोलॉजी पे भी इनकी बुक है, सो ऑल बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्राडिक्ट्स अ की इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि इसमें से कौन सा है जो की इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का होता है उसके अपोजिट बात कर रहा है? Liberalization of economies and societies, declining dominance of nation state, growing influence of NGO in global affair, या फिर strengthening of nation states as a primary global actor? Please answer this question. किसी भी टॉपिक का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है ना, इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अलावा मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्ट्रेंथनिंग में नहीं आएगा, वो आएगा वीकनिंग में। ठीक है, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक होता है क्योंकि कंट्रीज के बीच में इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, राइट? एक दूसरे के साथ कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को कोऑपरेट करना पड़ता है, तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कम होता है। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में ये नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, what was the primary purpose of रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद? रामकृष्ण मिशन जो हम पढ़ते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था, उसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? टू प्रमोट ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, टू मेक एजुकेटेड इंडियंस अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वीकर सेक्शन, टू एस्टैब्लिश colonial रूल इन इंडिया, टू स्प्रेड वेस्टर्न साइंटिफिक आइडियाज इन इंडिया? What will be the correct answer? The correct answer is इट इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। पहला इनका इंपॉर्टेंट जो पर्पस था वो ये था कि टू मेक एजुकेटेड इंडियंस अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी पढ़े लिखे इंडियंस हैं उनको ये समझाना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वीकर सेक्शन की तरफ। और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट जो पर्पस था वो था प्रोपगेट करना इंडियन वेदांता टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड पर्पस। ठीक है, सेकेंड पर्पस इनका क्या था? वेदांता मीन्स वेद की जो नॉलेज है। ठीक है, वेदास में जो नॉलेज है वो। प्लीज रिमेंबर। ओके,
So that's it for today, guys. I hope you like today's questions. And if you are a sociology student, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने अकॉर्डिंग देख लेना जितनी भी चीज़ें मैंने इस चैनल पे डाल रखी हैं. एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट एंड अच्छे से पढ़ो. ओके. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझसे पूछ सकते हो. इवन अगर आपके पास कोई पेपर हो और आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं, तो भी आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हो. नाउ दिस इज़ द ऐप दैट यू शुड डाउनलोड. इसको डाउनलोड कर लेना. इस पर टेस्ट सीरीज़ और बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो भी अभी आएंगी, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना. और अगर कोई भी इशू हो आईपैड में डाउनलोड करने में या किसी भी एप्पल डिवाइस में डाउनलोड करने में, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे तुम लोग पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हो. ठीक है. ये जो ऐप है ये सिर्फ एंड्रॉयड ही नहीं है, ये सब पे चलती है, इवन लैपटॉप पे भी चलती है. बट कैसे चलेगी वो तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा. ठीक है. चलो, कल मिलते हैं. अब कल के सेशन में हम लोग फिर से कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सॉल्व करने की. एंड अच्छे से पढ़ो. जिन लोगों का गेट का एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट. सो कल मिलते हैं. कीप लर्निंग.